तुम सबसे पहली क्लास में तब क्या पढ़े थे, याद हो तो बताओ। सबसे पहली क्लास में, हाँ सबसे पहले दिन, फर्स्ट टाइम में जो पहले दिन आए थे तब क्या पढ़े थे बताओ, याद करो। ऐसे पढ़े थे। तू क्या पढ़ा था सबसे पहले फर्स्ट क्लास में? हाँ यही पढ़ा था। चलो अब देखो, अब अपन शुरू से बात कर लेते हैं। अब बताओ तुम, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? बताओ कितने? 3। कितने प्रकार की होती है संख्याएं? 2 प्रकार की। 3 2 3। कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। अच्छा फिर 3 कैसे होती है? अच्छा संख्या रेखा जानते हो कैसी होती है? लाइन होती है। चलो फिर अब पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? संख्या रेखा। और संख्या रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन, हाँ, और इसके बीच में क्या मान लेते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है। और ये कौन सा भाग है? दायां भाग। और दायां पक्ष इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब देखो 0 से इधर, 0 से राइट साइड में, यहाँ दाई पक्ष में, इधर आती है धनात्मक संख्या। कौन संख्या आती है? 1 2 3 4 5। और कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट। इसी प्रकार 0 से लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ कौन संख्या आती है? ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4। और कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट तक। संख्या रेखा को ही क्या बोलते हैं अपन? वास्तविक संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे है ना, 0 से इस साइड में, 0 से इस साइड में, ये सभी क्या है? 0 से बड़ी संख्या है, 0 से बड़ी संख्या है। और इस साइड में क्या है? 0 से छोटी संख्या। 0 से छोटी संख्या, छोटी संख्या है। ठीक है। तो बाएं पक्ष की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 0 से छोटी संख्या होती है और इधर 0 से बड़ी संख्या होती है। एक बात देखो, अगर अपन इस साइड में चलते हैं, 0 से जितना आगे चलेंगे ना बाईं तरफ, वो संख्याएं क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। और 0 से जैसे ही दाईं तरफ चलेंगे ना, बढ़ती जाएंगी संख्याएं, मान में बढ़ती जाएंगी। अगर यहाँ से मैं पूछूं -4 से छोटी संख्याएं बताओ, -4 से छोटी संख्याएं बताओ आप हैं, पर बताओ 5 संख्याएं बताओ। देखिए -4 से छोटी 5 संख्याएं बताओ। ठीक है। तो -5 से छोटी है -5 6 7 8 9 10, सभी माइनस में। मैं कहूँ -2 से बड़ी संख्याएं बताओ, तो -1 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से है ना संख्या। अब देखो ये तो गई संख्या रेखा। अब बात कर लेते हैं अपन संख्याएं। वास्तव में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? किसके बारे में? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो देखते हैं। देखो संख्याएं, तो संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पढ़ेंगे। और कौन सी संख्याएं? दशमलव संख्या पद्धति में संख्याएं कितने प्रकार की होती है? मैंने 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। देखो संख्या, और इस संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। पहला क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? रियल नंबर। आर से दर्शाते हैं रियल नंबर। ठीक है। ये कौन संख्या है? नंबर 2 पे काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है, इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इमेजिनरी नंबर। आई से इनको दर्शाते हैं। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। देखो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है कि अगर रूट के अंदर कौन संख्या आ जाए? ऋणात्मक संख्या।
ऋणात्मक किसमें आई? रूट के अंदर। रूट के अंदर, तो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। तो अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या यह है तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। रूट में -2, देखो, रूट में -2, रूट में -3, रूट में -1, -40 आदि हो गए। ठीक है, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या क्या है कि इनको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पे सामने देखो, यहाँ पे देखो क्या मानते हैं कि रूट में -1 इसको मानते हैं आई, मतलब आई बराबर आयोटा, IOTA। आई का मतलब क्या है? आयोटा। ठीक है, और आयोटा गुणा आयोटा बराबर क्या होता है? आयोटा गुणा आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। ये अपन छोटी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? अब देखो वास्तविक संख्याएं भी इसके वास्तविक संख्याओं के अंदर देखो बहुत सारी संख्या आती है। मेनली कौन कौन, जैसे अपन पढ़ते हैं 10th क्लास में, जैसे पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं ना। और परिमेय में और अपरिमेय में कौन कौन सी संख्या आ जाती है? एग्जाम सारी भिन्न आ जाती है। 1/2, 7/9, माइनस में 5/8। ठीक है, भिन्न आ गई। फिर रूट में संख्या आ गई, √1, √2, √3, √4 आदि। फिर पाई भी क्या है? वास्तविक संख्या। एक्सपोनेंशियल ये भी क्या है? वास्तविक। लॉग में सभी मान ये भी क्या है? वास्तविक संख्या आती है। दशमलव में भी संख्या आएंगी ना, ये सभी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब देखो संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला कौन सा? वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब देखो इन दोनों को मिला दे, इन दोनों क्या कर दे अपन? मिला दे। इधर से और इधर से दोनों तरफ से एक एक संख्या ले ले और दोनों को साथ लिख दे। ठीक है, दोनों क्या कर दे? साथ लिख दे। तो इन संख्याओं को क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। जैसे एग्जांपल्स बनाते हैं। देखो मान लो इधर से ले लिया अपन ने, जैसे इधर और लिख देते उदाहरण। जैसे मान लो कि 1, 2, -5, -7, ये भी सभी क्या होते हैं? सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया, जैसे मान लिया ले लिया 2। ठीक है, क्या ले लिया? 2। और इधर से ले लिया कि प्लस में √-3। अब ये कौन सी संख्या बन गई? सम्मिश्र संख्या। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो और लेते हैं। जैसे मान लिया कि इधर ले लिया -5 और इधर बना दिया प्लस में √-2। और बनाते हैं, इधर ले लिया 10 और इधर से बना दिया माइनस में रूट में -7 आदि। तो ऐसे ये कौन सी संख्या कहलाई? सम्मिश्र संख्या। देखो इसमें कुछ वास्तविक है और कुछ क्या है? काल्पनिक। अब देखो इनका कंपटीशन एग्जाम में या अपने यहाँ पे 10th लेवल तक कोई उपयोग नहीं है इन संख्याओं का। कौन कौन सी संख्याओं का? काल्पनिक संख्याओं का और सम्मिश्र संख्याओं का। पढ़ना किसको है? केवल वास्तविक संख्याओं। अब इसमें एक छोटी सी बात और देख लो। इन संख्याओं को, कौन संख्याओं को? इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और इन संख्याओं को ना इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता।
ये और लिख लो तुम फटाक से लिखो। यहाँ तक तो लिख ही लिया था, अब ये और लिख लो इसके नीचे जल्दी से। तो सभी ने लिख लिया ना। अब देखो आगे, अब पढ़ेंगे क्या बताओ, वास्तविक संख्या। देखो संख्या कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रियल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इन दोनों से जो मिलकर संख्या बनती है उनको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। और इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनको सी से दर्शा सकते हैं। अब देखो पढ़ते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से अपन विभाजित करेंगे, एक तो परिमेय और अपरिमेय के रूप में, और एक पूर्णांक और दशमलव के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से अपन वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित। सबसे पहले करते हैं, देखो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब देखो इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तुमको इसमें। अब तो क्या है, लाइट आई तभी बने। कल क्या हो गया था प्रॉब्लम, कल क्या हो गया था, अंधेरा हो जाता है, मैं आता हूँ तब। अरे बहुत ज़्यादा हो गया अंधेरा। टाइम कितना हो गया, 10:03 हो गया। अच्छी बात, अभी तुम्हें जानकारी प्राप्त हो गई, थोड़ी बहुत हुई ना, तो पढ़े। संख्याएं, संख्याएं पढ़ रहे थे अपन, पढ़ रहे थे ना, बताओ संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तक पढ़े अपन, तो शुरू से पढ़ लेते हैं, दोबारा से पढ़े। मैं सोच रहा था यार तुम्हें वास्तविक संख्या से पढ़ा दो। मैथ की किताब लेके आए तुम, देखना तुम्हारी परिमेय संख्या है क्या, तुम्हारे उसका नाम क्या है, परिमेय संख्या। पहले इस पर्स वाले का क्या नाम है, भूमिका। अरे पर्सन वाला का नाम क्या है वो देखो। नाम क्या है, पर्सन अध्याय का नाम क्या है, नहीं देखना था तुम्हें। और फिर संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है, लाओ देखो, ये तो अच्छी बात है यार। संख्या पद्धति, हाँ सही है, पढ़ रहे इसके बारे में, तो किताब का ही पढ़ेंगे फिर, मस्त हो जाएगा। इसके बारे में पहले वो लेके वो कंप्लीट करवा के फिर इस किताब का पहली प्रश्नावली पढ़ लेंगे। तो पहली प्रश्नावली का फिर तुम्हें ये भी बता देंगे, क्वेश्चन भी करेंगे फिर यहाँ से, क्यों। चलो आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे आज, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले अपन संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं, संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी। टॉपिक क्या अपना, संख्या पद्धति। लेकिन उससे पहले अपन कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे सबसे पहला है भाई संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा। तो देखो संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन
एक लाइन, और उसके बीच में मान लेते हैं ये क्या है, 0। ठीक है, और ये कौन सी साइड है, दायां बाएं। ये दायां पक्ष होता है या दाईं साइड, मतलब राइट हैंड साइड, और ये कौन सा पक्ष होता है, बायां 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 पक्ष। ठीक है, अब देखो 0 के दाईं तरफ, 0 के दाईं तरफ कौन से पूर्णांक आते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक 2 3 4, और कहाँ तक चलते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखो 0 से बाईं तरफ सभी संख्या क्या होती है, 0 से बड़ी, 0 से क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, और 0 से बाईं तरफ 0 से छोटी होती है। और संख्या रेखा, इस संख्या रेखा को क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या रेखा। क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या रेखा। अब देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्याएं किन किन रूपों में पाई जाती हैं, संख्याएं किन किन रूपों में पाई जाती है, संख्याओं के प्रकार, बेसिकली संख्याओं के कितने प्रकार है। तो सबसे पहले संख्याएं पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं पूछूं कि अब एक को संख्या रेखा पर दर्शाइए। कहाँ पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बताओ कैसे दर्शाओगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, भाई ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है, एक है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ कहीं पे मान लेते ये शून्य यहाँ पे, तो इसे एक इकाई दूरी पर, इकाई का मतलब एक फिक्स, मतलब इकाई यहाँ फिक्स रहेंगे, जैसे स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर 1 इकाई हो गया, 1 मीटर भी क्या होता है, 1 इकाई। अपन किसी भी एक माप को इकाई मान सकते हैं। अब माप का मतलब वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और मिलीमीटर भी हो सकता है। तो इकाई का मतलब होता है एक फिक्स माप। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2, इतनी दूरी पे 2 है, इतनी दूरी पे क्या है, 3, और इसी प्रकार से अपन इसको संख्याओं को लिख सकते हैं इसके ऊपर से। अब मान लो मैं कह दूं कि -3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, और अब देखो ये ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और ऋणात्मक है, कैसी है, ऋणात्मक। तो 0 से इस साइड में आएगा बाईं तरफ, और कहाँ आएगा देखो, तो अपन क्या करते हैं, 1 इकाई मान लेते हैं, यहाँ पे 1 इकाई है, यहाँ पे कितनी है, 2 इकाई। अब 0 से 1 तक 1 इकाई, कितना इकाई हो गया, 1 इकाई। इसके बीच में अपने को कितने भाग करने हैं, 4 भाग। कितने भाग करने हैं, कितने भाग करने हैं, देखो यहाँ पे, तो इसमें देखो 4 भाग करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अपने को, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये 4 भाग हो गए, 4 भाग। तो ये देखो ये होता है 1/4, ये कितना है, -1/4, ये कितना है, -2/4, और ये कितना है, -3/4। तो इस प्रकार से अपन इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं कहूँ कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो इसे कैसे करेंगे, एक संख्या रेखा फिर से खींचेंगे, देखो कैसे करते हैं। अब देखो √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, किसको प्रदर्शित करना है, √2 को। तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है। अब देखो √2 बनता किससे है, √2 कैसे बना सकते हैं, मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, और इसका ले ले रूट, क्या ले ले, रूट। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और इस 1 का स्क्वायर भी कितना होएगा, 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो गया √2। इसका मतलब क्या ले सकते हैं अपन, 0 से 1 इकाई इधर ले लेते हैं, ये कितना है, 1 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, और यहाँ से 1 इकाई का ही अपन क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ये भी कितना है, 1 यूनिट। अब देखो ये भी 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है। अब स्केल की सहायता से, किसी की सहायता से इस रेखा को मिला देंगे, इस रेखा को क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे,
और मिलाने पर आप क्या करेंगे, अब जो ये रेखा है, जैसे इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं इसको, अब प्रकार की सहायता से, क्या प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से इतना चाप खोलेंगे बिंदु ए से सी तक। कितनी दूरी का चाप खोलेंगे, ए सी का जितना, जो ए सी दूरी है ना, इतना प्रकार की सहायता से क्या खोलेंगे, चाप। और यहाँ बिंदु ए को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, चाप। देखो ए सी बराबर कितना है, √2। ए सी बराबर कितना है, √2, इसलिए √2 ही चाहिए था अपने को। तो अपन ए सी का जितना क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे और ए को केंद्र मानकर यहाँ से क्या काटेंगे, चाप काटेंगे। और चाप कैसे कट जाएगा, और जहाँ पे इस रेखा को काटेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। इसको डी मान लेते हैं और ये ही क्या है अपना √2। ठीक है, तो अपन देखो मैं कहूँ फिर दशमलव संख्याओं को भी अपन संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 0.12 को संख्या रेखा पर क्या करें, प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, संख्या रेखा लिए, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं पे भी 0 मान लो अपनी इच्छा से। जैसे मान लो यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। अब देखो अपने को पता है यहाँ पे मान लिया कि 1 इकाई है, कितना है, यहाँ तक क्या मान लिया 1 इकाई, और यहाँ तक इतनी ही दूरी पर क्या है 2 इकाई। अब यहाँ से क्या चलना अपने को, देखो दशमलव संख्या पद्धति में क्या होता है कि 10 अंक होते हैं, क्या होते हैं 10 अंक, और 10 अंक के आधार पर ही अपन संख्याओं को बनाते हैं। ठीक है, जैसे 9 अंक तक तो क्या होती है 1 अंक की संख्या, और 10 से 99 तक कितनी होती है 2 अंक की संख्या। तो मान लिया कि एक, अब देखो 0 से 1 के मध्य कितने भाग करेंगे अपन, 10 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, तो 10 भाग करने के लिए यहाँ तक कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 0.10, ठीक है, और प्लस 0.02। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0 पॉइंट क्या बनेगा, बराबर में क्या बनता है 0.12। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो 0 इससे टुकड़ा करो तो ये वाला है, ये है पहला, ये क्या है 0.10, और इससे अगला क्या है 0. देखो 0. देखो यहाँ पे क्या है 0.10 और 0.1, देखो समझो ये 10 मान लो इसको ऐसे। देखो दशमलव के बाद में संख्याओं कैसे पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं उसका। दशमलव के बाद में संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं, एक एक अंक। तो जैसे पढ़ेंगे 0.10 फिर 0, ठीक है। अब देखो इसको बढ़ा करके देखते हैं, इसी को अपन बढ़ा करके देखेंगे तो कैसे प्राप्त होएगा। ये 0 था और इसका पहला क्या था, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 इकाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि ये था 0.10 और ये कितना था, इसको ऐसे मत समझो तुम, दूसरे तरीके से समझो, यहाँ पे आएगा नहीं है। देखो दोबारा समझते हैं, मैं कहूँ 0.12 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो कैसे दर्शाना है, एक लाइन खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे 0 मान लिया और यहाँ पे कितना मान लिया 1। तो पहले सबसे पहले तो ये कि 0.1 कहाँ से बनेगा, तो ये इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, कितने भाग करने पड़ेंगे 10। कितने भाग करने पड़ेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। तो ये पहला पॉइंट है 0.1 है, कितना है 0.1, 0.2 0.3 0.4 और ये कितना है 0.6 0.7 0.8 और 0.9 और 0। अब देखो तो संख्या रेखा समझ गए तुम ये। अब देखो दोबारा समझते हैं आराम से, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन और उसके ऊपर अपन क्या दर्शाते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं। तो 0 के बाईं तरफ तो कौन होती है, 0 के दाईं तरफ कौन होता है, धनात्मक संख्या, और बाईं तरफ कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। अब देखो अब इस रेखा पर अपन वास्तविक संख्याओं को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इस रेखा पर कौन संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को। और वास्तविक संख्या में कौन सी होती है, सभी धनात्मक आती है, सभी ऋणात्मक आ जाती है और भिन्न आ जाती है, चाहे से वो प्लस में हो चाहे से माइनस में हो। फिर कौन सी दशमलव वाली आ जाती है। अब बच गई कौन सी संख्या है, अगर बच गई कौन सी, माइनस में
रूट वाली संख्या जैसे -2, इसको अपन इस संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले संख्याओं को ही पढ़ते हैं। किनको पढ़ते हैं? संख्याओं को। तो संख्याओं को पढ़ने के लिए अपन संख्याओं के कुछ भाग बनाते हैं। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? अब बताओ संख्या कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांटते हैं संख्याओं को। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा ले लेते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इनको क्या बोलते हैं? बोलो। काल्पनिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? आप पढ़ते हैं, देखो एग्जाम्पल्स, माइनस में √2, माइनस में √5, माइनस में √6 आदि। ठीक है, ये क्या होती है? सभी काल्पनिक संख्याएं। तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि कोई भी संख्या माइनस रूट में माइनस में आए, कोई भी संख्या रूट में और माइनस में हो, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्याएं, तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? कौन सी कहलाएंगी बताओ रहे? काल्पनिक संख्याएं। मतलब रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे अपन? काल्पनिक संख्याएं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, √-1, इसको लिखते हैं आई। कौन से सिंबल से लिखते हैं इसको? आई से। और आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आयोटा, AIOTA, आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। फिर देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होती है? सभी तो भिन्न आ जाती है, सभी भिन्न। भिन्न कैसी हो? वो सभी क्या कहलाती है? वास्तविक। सभी दशमलव, ठीक है, और सभी क्या आ जाते हैं? पूर्णांक। सभी क्या आ जाते हैं? सभी पूर्णांक। इसके अलावा कौन सी बच गई? अपरिमेय। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं, देखो जैसे भिन्न के अंदर आ गए 1/2, 5/7, ठीक है, माइनस में 3/8 आदि। फिर भिन्न आ गई सभी दशमलव, दशमलव ले सकते हैं 0.12, 0.357, ठीक है, 0.333, ये चलता जा रहा है। और देखो पूर्णांक आ गए, पूर्णांक माइनस में 1, माइनस में 2, ठीक है, 0, 5, 7 आदि। अपरिमेय संख्याएं आ गई। अपरिमेय में कौन कौन से? जैसे पाई हो गया, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 4 है ना, परिमेय होता है वैसे तो, ध्यान रखना। अब जैसे रूट में 4 है, ये क्या होती है? परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का एक मान होता है, कितना होता है वो? 2, ठीक है, तो ये वैसे परिमेय होती है। √4 भी वास्तविक होता है, और भी रूट में जैसे 6, 7, 8 जो भी है रूट में ले लो, वो सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या। एक्सपोनेंशियल e⁻x, ठीक है, और लोग के सभी मान, ये भी क्या होते हैं? वास्तविक आदि, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को अपन क्या कर सकते हैं? इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। और इन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। इसके साथ ही अपन देखते हैं, अब देखो संख्या कितने प्रकार की होगी? 2, इधर वास्तविक संख्या और इधर कौन सी है? काल्पनिक संख्या। अब इन दोनों को अगर मिला दे अपन, क्या कर दे? मिला दे, तो इनसे भी कोई ना कोई संख्या तो बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ कौन सी संख्या बनेगी? इनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इनको? अब इनको बनाते हैं, देखो जैसे मान लो इधर से ले लिया अपन ने 5, क्या ले लिया? 5, और इधर मान लो प्लस में कोई भी संख्या जोड़ दी, जैसे मान लो √-2, √-2, तो ये कौन सी संख्या बन गई? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। और बनाते हैं, जैसे मान लिया इधर ले लिया अपन ने माइनस में ले लिया 3 और गुणा कर दिया √-5 से,
तो गुणा करेंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे अगर रूट के अंदर संख्या और एक पूर्णांक हो तो इनको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 रूट -5। तो ये भी कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। और बना सकते हैं, जैसे लिख दिया -3 और प्लस में √6 माइनस में √6, ठीक है। और बना सकते हैं 8 माइनस में कुछ भी ले लो, माइनस में √7 आदि बहुत सारी, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो वास्तविक संख्या कितने प्रकार, 2। मेन कितने मुख्य प्रकार कितने हैं, 2। अरे सॉरी, संख्याओं के कितने प्रकार, 2, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। फिर देखो इन दोनों से मिलने वाली संख्याओं क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। अब देखो इन जो वास्तविक संख्या है ना, इनको तो क्या कर सकते हैं अपन, संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते। और इन दोनों नंबर्स को कौन कौन से, काल्पनिक संख्याओं को और सम्मिश्र संख्याओं को कहाँ नहीं दर्शा सकते, संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। अब देखो जो कंपटीशन की एग्जाम्स होती है और अपने 10th क्लास तक इनका कोई उपयोग नहीं है, कौन कौन संख्याओं का, काल्पनिक संख्याओं का और सम्मिश्र संख्याओं का। तो उपयोग किनका है फिर, वास्तविक संख्याओं का। तो अब कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। आज पढ़ते हैं, देखो क्या पढ़ेंगे, मेन वास्तविक संख्याएं। फिर इनका भाग कितने होते हैं और फिर इनको किस प्रकार से अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे आज। तो अब क्या अपना टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्याओं को भी अपन 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला तो कौन सा है, पहला तो है कि पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रकार है वास्तविक संख्याओं को अपन परिमेय और अपरिमेय के रूप में भी पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, देखो वास्तविक संख्याएं, और आराम से पढ़ेंगे। देखो वास्तविक संख्याएं, पहला है पूर्णांक और दूसरा इसको विभाजित कर सकते हैं अपन दशमलव। पूर्णांक मतलब इंटीजर और दशमलव मतलब डेसिमल। अब देखो पूर्णांक, पहले पूर्णांक को पढ़ लेते हैं। अभी संख्या रेखा पढ़ी है अपन ने, पढ़ी थी ना, यस सर। उसके बीच में क्या माना था, 0, और इस साइड में धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इधर क्या है, -1 -2 -3 और कहाँ तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। अब एक एक पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो क्या है, सारे धनात्मक, ये सभी क्या है ऋणात्मक, और बीच में कौन बच गया, 0। तो देखो रेखा पर अपन देख के बता सकते हैं कितने प्रकार के पूर्णांक है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो मेन तो कितने प्रकार के हो गए, 3, और उसके बाद में भी क्या क्या हो सकते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे ले लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब बताओ धनात्मक पूर्णांक तो इधर वाले हो गए। तो धनात्मक पूर्णांकों को क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। और कौन कौन से, 1 2 3 4 और कहाँ तक, धनात्मक इनफाइनाइट तक या प्लस में अनंत तक। फिर 2 नंबर ले लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन से रह गए, इधर वाले बाईं तरफ वाले। तो इनको क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3 और कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखो धनात्मक पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक हो गई, तो कौन सा बच गया बताओ, शून्य पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक शून्य ही होता है, क्या होता है, शून्य। देखो धनात्मक हो गए, ऋणात्मक हो गए, शून्य पूर्णांक हो गए। अब 2 पूर्णांक और पढ़ेंगे। नंबर 4 पे देखो गैर धनात्मक। कौन सा, गैर धनात्मक पूर्णांक।
अब गैर धनात्मक का मतलब क्या हुआ, जो धनात्मक नहीं है, जो क्या नहीं है, धनात्मक नहीं है। अब देखो जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए एक तो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा। अब ये सारे क्या है, धनात्मक, कौन से पूर्णांक है, धनात्मक है ना, तो अब गैर ये कौन से ऋणात्मक, तो ऋणात्मक इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये धनात्मक नहीं है। तो -1 -2 -3 और कहाँ तक चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। तो जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या कहलाते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक। कौन से कहलाते हैं, गैर धनात्मक का मतलब क्या होता है, जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है। तो अपन इस संख्या रेखा पर देख लो आप, इन धनात्मक पूर्णांकों को हटा दो, हटाने पर कौन कौन से बच गए, जीरो और इधर वाले सारे। तो अपन लिख दिया जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या कहलाते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार देखो गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो संख्या रेखा से ही समझते हैं, गैर ऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, जो क्या नहीं है, ऋणात्मक। अब देखो जीरो से इधर वाले सारे ऋणात्मक है, इसका मतलब अगर इनको छोड़ दे अपन, इधर वालों को छोड़ दे, तो बचा कौन, जीरो और धनात्मक पूर्णांक। तो ये किस में आ जाएंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक में। तो 0 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। समझ गए। तो बताओ पूर्णांक कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के। पहला कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक, और कहाँ तक चलेंगे वो, 1 से लेके अनंत तक। फिर दूसरा कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक, और कहाँ तक चलेंगे, -1 से अनंत तक। फिर तीसरा नंबर पे शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक कौन होता है, शून्य ही होता है। फिर 4 नंबर पे गैर धनात्मक, जो धनात्मक नहीं है। तो जीरो धनात्मक नहीं होता और माइनस की संख्याएं भी धनात्मक नहीं होती, इसलिए जीरो और माइनस में सभी संख्याएं क्या होती है, गैर धनात्मक पूर्णांक। फिर गैर ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक नहीं है, तो जीरो ऋणात्मक क्यों नहीं होता, तो जीरो और धनात्मक सभी संख्याएं, तो ये तो गए पूर्णांक। अब पढ़ लेते, देखो दशमलव। दशमलव कितने प्रकार की होती है, बताओ। दशमलव होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 2। और कौन कौन सा होता है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत, अशांत दशमलव। तो दशमलव कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। अब देखो शांत दशमलव कैसे होएगा, बताते कैसे होते। शांत दशमलव में देखो एग्जाम्पल्स लेते, समझो। मान लो किसी भी संख्या में अपन किसी संख्या का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का क्या देते हैं, भाग। और भाग देने पर दशमलव के बाद में अंक रुक जाते हैं, दशमलव के बाद में अंक क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तब उनको अपन क्या बोलेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो पहले आप समझो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 7 के अंदर 3 का भाग दो, 7 के अंदर किसका भाग दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार तो पूरी बार चला जाएगा, बच गया शेषफल कितना बच जाएगा, 1। अब फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ क्या बन जाएगा 10, 3 तिये 9। फिर देखो 3 बार फिर से चला गया, फिर से 1 बच गया। इसका मतलब 3 3 आते रहेंगे अब, और रुकेगा नहीं, एक तो ऐसे चलता है, तो एक तो प्रसार होता है ऐसा। तो इसे तो बोलते क्या, अशांत, ये चल ही रहा है। मैं कहूँ कि तुम 7 के अंदर 2 का भाग दो, किसका भाग दो, 2 का भाग। अब यहाँ पे तो देखो 3 चलता रहेगा, जितनी बार दोगे ना तब 3 ही आता रहेगा लास्ट में। यहाँ पे देखो मैं कहूँ 7 में 2 का भाग दो, तो 7 में 2 का भाग देंगे तो बताओ कितना आएंगे, 3 दूनी 2 तिये 6, 2 का भाड़ा बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 3 बार पूरा चला गया, फिर बच गया 1, फिर से 10 बन गए, और 2 5 10। तो देखो दशमलव के बाद में 1 अंक पर ही इसका रुक गया, रुका कि नहीं रुका। फिर मैं कहूँ तुमको कि भाई 128 में 5 का भाग दो, 128 में किसका भाग दो, 5 का भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, 25, फिर कितने बच गए, 3 बच गए, और 5 6 30। देखो दशमलव के बाद में 1 अंक पे रुक गया ना, रुका कि नहीं रुका। तो देखो दशमलव प्रसार, इसको तो बोलते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ पे तो शांत है, रुक रहा है, और यहाँ पे क्या है, अशांत, यहाँ पे क्या है, अशांत। तो एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे मतलब दशमलव के बाद में संख्या रुक जाती है और शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है, 0। तो 1.235, 0.23,
0.1 कुछ भी ले लो, दशमलव के बाद में रोक लो। 6 ठीक है। तो सभी में देखो दशमलव के बाद में संख्या क्या हो रही है, रुक रही है। इसका मतलब ये सारे दशमलव प्रसार क्या है, इनके शांत है। अब देखो यहाँ पे अब अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और कौन कौन सा होता है, पहला तो होता है देखो अशांत। अशांत होएगा पर क्या होएगी, आवृत्ति क्या होएगी, अशांत आवृत्ति। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब अनावर्ती कैसे, जैसे मैं पूछूं तुम्हें पाई का मान बताओ, तो पाई का मान क्या है, अभी खोजा ही नहीं गया, ये चलता रहता है ना, तो इसमें आवर्ती होती है, ये चलता रहता है चलता रहता है। मैं कहूँ तुम्हें √2 का मान बताओ, तो ये भी चलता रहता है, दशमलव के बाद में रुकते ही नहीं इनके मान, तो दशमलव के बाद में संख्या चलती रहती है। तो रूट में मैं पूछूँ तो √3 का मान बताओ, तो कितना, ये भी चलता रहता है। लेकिन मैं पूछूँ तुम्हें √4 का मान बताओ, तो इसका मान तो फिक्स होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। ये एक परिमेय संख्या होती है, √4 क्या होती है, परिमेय संख्या। क्यों, √4 का एक मान होता है और वो कितना होता है, 2। मान कितना होता है, 2। तो देखो रूट में जो पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण घन नहीं है, समझ गए, तो वो संख्या तो होती है परिमेय। वो संख्या तो क्या होती है, परिमेय, जिसे अपन क्या पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ समझ लो। तो अशांत दशमलव का मतलब अभी मैंने बताया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब जैसे कोई संख्या है जैसे, और दशमलव के बाद में वो चलती रहती है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट। अब जो 3 चल रहा है तो इस पर लगाती हैं बार, समझ गए। जैसे मान लो कोई संख्या है 2.232323 ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है, 2.232323 ऐसे चल रहा है। और अब देखो यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार। कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2.23 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। और लेते हैं देखो 0.47 और 7 चल रहा है जैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट कौन हो रहा है, 7। तो अपन बार किस पे लगा देंगे, 7 पे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अशांत अनावर्ती, इसमें एक तो आ जाएगा पाई। कौन आ जाएगा, पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे रूट में जो पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, सॉरी। तो रूट के अंदर जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, ठीक है, √5 और भी, ठीक है। और जैसे मान लो इस प्रकार की संख्या जैसे 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000 ऐसे चल रहा है, उनका प्रसार वो चलते ही जा रहा है। जैसे मान लिया कि 0.20 फिर 2 2 0 फिर 2 3 बार फिर 0, और ऐसी संख्याएं चल रही हैं बहुत आगे तक, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अब देखो इन संख्याओं को तो देखो अशांत अनावर्ती। अब देखो इनका ये उतार लो एक बार तुम, जल्दी से उतारो। तो उतार लिया इनको, ठीक है। तो अब देखो इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम एक तरह से। देखो ये तो गया, देखो वास्तविक संख्याओं का विभाजन किस प्रकार से हुआ, एक तो लेंगे पूर्णांक और दूसरा क्या ले लिया, दशमलव, इस प्रकार से। अब दूसरे प्रकार से वास्तविक संख्याओं को कैसे पढ़ सकते हैं वो देखो ये संख्या है ना, यहाँ से देख लो एक चीज़ और समझ लो पहले, फिर इसको अपन रफ करते हैं। ये 7 दशमलव प्रसार वाली और ये सभी संख्या, ये तो क्या कहलाती है बताओ, इनको तो अपन कह सकते हैं परिमेय संख्या। क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय। और ये भी, ये वाली भी, ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं। कौन सी हो जाएंगी, परिमेय। क्यों, क्योंकि अपन इनको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये संख्या है ना, ये होती है अपरिमेय। ये अपरिमेय क्यों होती है, क्योंकि इनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अब देखो इसी प्रकार से अपन वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में पढ़ सकते हैं, 2 भागों में, एक तो परिमेय और एक
अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं हम आगे। तो अब देखो वास्तविक संख्याओं के दो भाग फिर से करते हैं अपन। नंबर 1 कौन सा, परिमेय संख्या, और नंबर 2 पे अपरिमेय संख्या। और इनकी परिभाषा के साथ अपन इनके उदाहरण अच्छे से पढ़ते हैं। देखो तो वास्तविक संख्याओं को पुनः अपन कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। और पहला भाग क्या है, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब कोई बता सकता है परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? तो देखो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती है। आप देखो यहाँ पे इसका अपन परिभाषा लिखते हैं। p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं इनको। तो वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक तो 0 भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, q नॉट इक्वल 0, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये होगी परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल सभी लिए हैं अपन ने। जैसे मान लो 5/7, 5/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहचाने कैसे, क्यों, 5 और 7 दोनों क्या है, पूर्णांक। और 7 0 थोड़ी होता है, 7 का मान 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे q का मान 0 नहीं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। मैं तुम्हें कहूँ कि 1/0 ये परिमेय है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि q का मान क्या आ गया यहाँ पे, बताओ q का मान क्या आ गया यहाँ पे, तो q इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए ये क्या नहीं है, परिमेय नहीं है। फिर मैं पूछूँ तुम्हें, √5/7 ये परिमेय है क्या, बताओ, √5/7 परिमेय है क्या, बताओ भाई, परिमेय है। कहाँ से पढ़े थे तो, ये परिमेय नहीं है, क्यों नहीं है, देखो अभी देखो यहाँ पे लिखा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे p/q के रूप में अपन लिख रखा है, ये p इसको q मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे तो देखो p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो इसको p/q के रूप में तो ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैच करो तुम, p का मान क्या है, p बराबर यहाँ क्या है, √5, और q बराबर क्या है, 7 केवल। तो दोनों पूर्णांक भी तो होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। 7 तो क्या है, पूर्णांक, अभी पढ़ा, अरे है कि नहीं है। लेकिन क्या √5 पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। समझ पा रहे हो तुम, देखो। अब देखो एक चीज़ तो ये ठीक है कि ये परिमेय संख्या ही हो गई। 5/7 या किसी भी प्रकार के अपन भिन्न ले सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे -3/8 कुछ भी, ठीक है। और इसके अलावा परिमेय कौन सी होंगी, जैसे सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय। तो पूर्णांक लिख सकते हैं, -2, -1। अब 0 भी पूर्णांक है, तो 0 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे क्या है, 1 लगा सकते हैं ना भाई। एक किसी भी संख्या के हर के अंदर क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं ना, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 5, 7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.23, बताओ ये परिमेय क्या है, परिमेय है। क्यों है परिमेय, क्योंकि इसको p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे 2 अंकों बाद में दशमलव है, तो यहाँ पे लिखो 23 और नीचे 1 के 2 0 लगा दो, तो p/q के रूप में हो गया। और दोनों क्या है, पूर्णांक है। लेकिन मैं कहूँ √4 ये परिमेय है क्या, नहीं है कि नहीं है, अरे है ये परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2। क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल
पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय होती है। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करें, तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं तुम्हें, क्या, रूट एन रूट, देखो समझना, एन रूट ए की पावर एन, कैसे, इस चीज को समझना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, कोई भी नहीं बताएगा, समझना इस चीज को। और बताता है तो अच्छी बात है, और अपने को भी ये पता होना चाहिए। एन, इसको पढ़ते क्या है, देखो पहले, एन रूट ए की पावर एन, पढ़ना है ना, सही से पढ़ना है ना, एन रूट ए की पावर एन के रूप वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, ये क्या होती है, परिमेय होती है। और मैं हमेशा ये चीज़ पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। और यहाँ पे एन और ए क्या होने चाहिए, पूर्णांक, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं। कैसे, देखो मैंने लिख दिया 5 रूट 32। अब बताओ, कोई पूछ ले ये परिमेय है कि अपरिमेय, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। 5 रूट 32 परिमेय है या अपरिमेय संख्या। अब कैसे पता चलेगी परिमेय क्या है अपरिमेय, तो अपन क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख लेंगे। 32 को क्या कर लेंगे, 32 के गुणनखंड क्या होते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 5। तो इसको लिख सकते हैं अपन 5 रूट 2 की पावर 5। तो बताओ इस रूप का हुआ कि नहीं हुआ, एन रूट ए की पावर एन का रूप का हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर बाहर रूट के बाहर कोई संख्या है, जैसे 5 है, और किसी संख्या की घात उतनी लग रही है, या उसका कोई मल्टीपल है, उसका क्या है, कोई गुणज है। मल्टीपल का मतलब गुणज। जैसे कैसे, मान लो ऐसे भी आ सकता है 5 रूट 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो इसका मल्टीपल ही तो ये गुणज है ना, 5 का गुणज है ना 10। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या। क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो देखो इसको ऐसे काट सकते हैं, और बराबर भी आंसर कितना आ सकता है, 2। आंसर कितना आ सकता है, 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात कितनी होती है, 1/2। अरे घात कितनी होती है रे, घात 1/2। ऐसे कौन, क्यूब रूट, और या इसको बोलते हैं 3 रूट। हाँ, तो इसका मतलब होता है घात कितनी होती है, 1/3। इसी प्रकार मैं ऐसे लिखूं 4 रूट, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात कितनी, 1/4। आप समझ पा रहे हो तुम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रूट को क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की घात कितनी है, 1/5। अब देखो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका मान कितना लिया, 5 रूट 2 की पावर 5, और इसका मतलब क्या है, अभी पढ़ा है यहाँ से 1/2, घात कितनी, तो 2 की पावर 5 और 1/5। अब देखो अगर कोई ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या है, घात है, क्या है, घात है, किसी भी संख्या के पावर लगा हुआ है, तो ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है या गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 बराबर कितना आया, 2। तो समझ पा रहे हो तुम। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या होने, पूर्णांक हो जाए, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, शून्य नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय। उदाहरण ले लिए, फिर बच गई कुछ संख्या, बच गई रूट में। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अपन ने क्या एक लाइन लिख दी, क्या, n रूट a की पावर n के रूप वाली सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और ये n है ना, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है। ये थोड़ा सा हो रहा है। तो अब एग्जांपल्स क्या ले लिए, जैसे मान लो ये √4, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। फिर देखो 5 रूट 32, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और भी अपन जैसे 3 रूट 27, क्यों, 27 क्या है, 3 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो ये सभी इस प्रकार की संख्याएं भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं में तो कुछ
बस अपने को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब शेष जो भी वास्तविक संख्याएं बचती है ना, परिमेय के अलावा बचने वाली सभी वास्तविक शेष है, जितनी भी संख्याएं बच गई वास्तविक होनी चाहिए, पर कैसी होनी चाहिए? वास्तविक। वो सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो अपन लिख सकते हैं एक लाइन कि परिमेय संख्याओं के अलावा, परिमेय संख्याओं के अलावा बचने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक आना जरूरी है, गौर किस पे करना है? वास्तविक, ये ध्यान रखना। सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। अपरिमेय। अब देखो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पाई के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? पाई में। और दूसरा रूट के अंदर, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले पाई लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पाई। इस सिंबल को तो तुम सब जानते हो ना, पाई हो गया। फिर क्या हो गया? रूट में। अब रूट में इस प्रकार की जो नहीं होनी चाहिए, वो इसके अलावा जो भी संख्या है ना, वो सारी क्या है? अपरिमेय। तो जैसे √2, अब इस प्रकार का नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। √3, बताओ √4 आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस रूप का है, समझ गए ना। तो √5, तो इस प्रकार से अपन ये हो गई। फिर और किस रूप की होती है? जैसे मान लो दशमलव, और दशमलव के बाद में मान लो किसी संख्याओं का प्रसार अनियमित रूप से अलग अलग प्रकार से बढ़ रहा है ना, तो उस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। जैसे मान लो 1, फिर 0, फिर 1 के बाद में 0 बढ़ रही है ऐसे, फिर 3 0, 4 0, और ऐसे ही चलता जा रहा है प्रसार, तो ये भी क्या होती है? अपरिमेय। फिर देखो मान लो 2.5 0, फिर 5.5, फिर 0, फिर 5.5, फिर 0, ठीक है। मतलब ऐसे समझो आप, अनियमित रूप से प्रसार बढ़े ना, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। अब तुम इनको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, लिख लिया अच्छे से? चलो अब देखो, अब कुछ और संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है और इनको किस किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं? तो बताओ प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? पता है किसी को? बोलो भाई। अच्छा, 1 से अनंत तक चलने वाली ऐसे बोल सकते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक। सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृत होते हैं ना। तो और 1 से अनंत तक, तो ये तो पहले क्लास में बिल्कुल छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे अपन, हाँ। तो देखो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, या इनको क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनको किस प्रकार से अपन विभाजित करेंगे? देखो अब मैं पूछूं, बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? बताओ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? भाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य किसे कहते हैं? तो ये सभी संख्या इनमें पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसकी बात? सम संख्या। नंबर 1 सम संख्या, फिर दूसरा विषम संख्या, ठीक है। और उसको लाइट भी देख के आना पड़ेगा। तो बताओ क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं में पहला इनको किस में लिख सकते हैं? सम संख्याएं। अब बताओ फिर 2 नंबर पे क्या ले सकते हैं अपन? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। फिर 3 नंबर पे भाज्य ले लो। भाज्य संख्याएं।
इसके बाद में अभाज्य संख्या। नंबर 4 इसको अभाज्य। अभाज्य। और बताओ, एक और इसका प्रकार ले सकते हैं अपन, परिपूर्ण संख्या। नंबर 5 परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण परिपूर्ण संख्याएं। तो बताओ, प्राकृत संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया अपन ने? 5 भागों में। कौन कौन सा? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिपूर्ण संख्या। सम संख्या इवन नंबर, ओड नंबर। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, विषम संख्या का मतलब ओड नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और इनको क्या बोलते हैं? परिपूर्ण संख्या का मतलब होता है देखो क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट नंबर। इनको बोलते हैं, बताओ, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इनको? भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इनको बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर। और इनको बोलते हैं इवन नंबर। मैंने अंग्रेजी इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर ऐसे लिख देते हो। क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं? बताओ परफेक्ट नंबर बताओ किसे कहते हैं। ठीक है, वो ऐसे बोल देते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो इनके थोड़ा ये भी ध्यान रखना, इवन नंबर, सम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। अब इनकी थोड़ा परिभाषा में, सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी छोटी सी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। क्या होनी चाहिए? 2 से विभाज्य। 2 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य। वे संख्याएं जो 2 से क्या होती है? विभाजित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या एग्जाम्पल्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, आदि। विषम संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित नहीं होती है, तो लिख सकते हैं ना इसको, 2 से विभाजित नहीं होती है। तो जैसे एक में 2 का भाग नहीं जाता, पर नहीं जाता ना, यस सर। फिर 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13 ऐसे। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता चला कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और 0, ये तो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। लेकिन देखो, अगर मान लो संख्या रेखा पर अपन ने पढ़ा था, ऐसी एक संख्या रेखा होती है, होती कि नहीं होती? यस सर। यहाँ पे बीच में 0, इधर धनात्मक पूर्णांक और इधर ऋणात्मक। और इधर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप क्या देख रहे हो? इन दोनों को मैच करो एक बार। देखो, अगर मान लो एक क्या है? विषम संख्या है, तो उससे अगला नंबर 2, अगला नंबर कितना है? 2। तो ये क्या है? सम। उसके बाद में देखो 3 नंबर क्या है? विषम। तो उससे अगला नंबर 4 क्या है? सम। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो संख्या रेखा पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, उनमें से आधे नंबर तो ऐसे बता सकते हैं कि सम होंगे और आधे नंबर क्या होंगे? विषम होंगे। देख लो अल्टरनेट नंबर, देखो अल्टरनेट नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो सारी संख्या क्या होंगी? 1 से स्टार्ट करेंगे तो विषम संख्या। इसी प्रकार अपन या तो देखो 0 को भी अपन वैसे तो किसी भी संख्या के आगे लगता है तब 0 का महत्व होता है, 0 को स्वयं में कोई महत्व नहीं होता। जैसे मान लो 1 के आगे 0 लगा दिया, क्या बन गया? 10। 2 के आगे लगा दिया तो क्या बन गया? 20। तो 0 को वैसे सम मानते हैं, तो 0, 2,
4, 6, 8, 10 और ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे तो ये सारे नंबर क्या होंगे? विषम, सम होंगे, सम संख्या होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए। अब आगे देखो भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? मैं कहूँ कि 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो आप बोलेंगे सर 8 के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और खुद 8 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? अरे जाता है ना। लेकिन मैं कहूँ कि भाई 2 के अंदर बताओ किस किस संख्या का भाग जाता है, तो आप बताओगे कि सर इसमें तो केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 2 का खुद का। ऐसे ही कहूँ 3 के अंदर बताओ भाई किस किस संख्या का भाग जाता है, 3 के अंदर किस किस संख्या का? केवल 1 का और 3 का ही जाता है। इसी प्रकार मैं कहूँ 4 के अंदर बताओ किस किस संख्या का भाग जाता है, तो आप बताओगे कि सर 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का भी जाता है। फिर मैं कहूँ 5 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है, तो आप बताओगे 1 का और 5 का। मैं बोलूँ 6 में बताओ, 1 का जाता है, देखो खुद देखो 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, 3 का भी जा रहा है, खुद स्वयं का तो जाएगा। अब यहाँ से देखो अपने को क्या पता चला है, ऐसी कुछ संख्या ऐसी मिल रही है अपने को केवल खुद का, स्वयं का और 1 का ही भाग जा रहा है। देखो कौन कौन सी है यहाँ पे? 2। कौन सी है? अच्छा मैं कहूँ 1 को ले लेते हैं। 1 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 के अंदर तो केवल 1 का ही जाता है। अरे 1 का ही जाता है ना, तो यहाँ पे देखो और 1 का जाता है, 1 खुद भी स्वयं ही है। अरे 1 तो खुद भी क्या है? स्वयं ही है। यहाँ से अब आप चेक करो कि ऐसी संख्या हैं जिनमें 1 और स्वयं का ही भाग जा रहा है। देखो 2, 3, 5 और आगे भी ऐसे करेंगे ना तो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन यहाँ से परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा 1 के और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का अन्य संख्या का भाग ही नहीं जाता, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? अभाज्य। वो संख्या तो क्या कहलाएंगी? अभाज्य। लेकिन आप देखो जैसे मान लो 4 है, कौन सा है? 4, फिर कौन सा है? 6 और 8 या 8 और लेते हैं। देखो 8 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का और खुद 8 का। फिर जैसे मान लो 10 है, 10 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 1 का और 2 का, 5 का और स्वयं 10 का। जैसे मान लो मैं कहूँ 12 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और खुद 12 का। तो आप यहाँ पे देखो ये संख्या तो कौन सी थी? अभाज्य, जो आगे पढ़ेंगे अपन। ये संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखो किसी भी संख्या में कम से कम 3 संख्याओं का तो भाग जा ही रहा है। कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? और वो तीनों संख्या क्या है? अलग अलग है। तीनों संख्या क्या है? आप देख लो यहाँ 4 से शुरुआत कर लो। कहाँ से शुरुआत करते हैं? 4 से। आप 4 में देखो 1, 2 और 4 3 संख्याओं का भाग जा रहा है कम से कम। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। और तीनों संख्याएं क्या है? अलग अलग है। 1, 2 और 4 ये तीनों पूर्णांक क्या है? अलग अलग है। फिर देखो 6 में, देखो 6 में मैंने क्या कम से कम कितनी संख्याओं का भाग है? 3 का। कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए? 3 संख्याओं का। ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है पर कम से कम कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए उसमें। अब देखो 6 के अंदर देखो 1, 2, 3, 4 संख्याओं का भाग। कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? और अपन बात करें कम से कम 3 संख्याओं की तो 4 तो ज़्यादा होता है 3 से। तो देखो यहाँ पे 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का और 6 का जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे 8 में भी कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? 4 संख्याओं का। 10 में भी 4 संख्याओं का। 12 में भी 6। अब देखो 12 में 6 संख्याओं का भाग जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अपन यहाँ से परिभाषा क्या बनाना सीखो, रटना नहीं। रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे ऐसे तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। आप उठा के पढ़ लो चाहे से, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, उनमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। पर समझ में आना ज़रूरी है। मेन क्या है? समझना। आप समझो। तो यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे संख्या देखो अपने मन से ही लिखेंगे अपन और तरीके से लिखेंगे कि हमें अपन को क्या है समझ में भी आ जाए। तो वे संख्या जिनमें कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, 3 अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब 3 अलग अलग संख्याओं, अब तो आप तो परिभाषा बना सकते हो। वैसे तो 10वीं क्लास तक क्या लिखवाते हैं अपन? क्या लिखवाते हैं कि वे संख्या जिसमें
जिसमें एक सम, एक और सम के अलावा कम से कम एक संख्या का भाग जाना चाहिए, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कम से कम, क्या लिख सकते हैं? कम से कम, कम से कम 3, कम से कम 3 अलग अलग। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों क्या होना चाहिए? अलग अलग संख्याओं से क्या होना चाहिए? विभाज्य। कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो। क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब देखो अभाज्य संख्याओं की बात कर ले। अब यहाँ से क्या, तो पढ़े भी ना, आगे पढ़े देखो पढ़े गया। अब देखो क्या हुआ कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से बीच में क्लास कंटिन्यू हो पाई। तो हम दोबारा से पढ़ते हैं भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या पढ़ रहे थे, वो बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से क्लास को थोड़ा रोकना पड़ा था। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में क्या पढ़ रहे थे अपन, कि अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 10वीं तक अपन क्या पढ़ते हैं? वे संख्याएँ जिनमें एक और सम के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो उसी को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाज्य हो। वे संख्याएँ जो कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो, इन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या अपन क्या कह सकते हैं कि कम से कम 3 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, 3 अलग अलग गुणनखंड, 3 अलग अलग, कम से कम 3 अलग अलग क्या होने चाहिए? गुणनखंड। एक ही बात हो, कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाज्य हो, या कम से कम 3 अलग अलग गुणनखंड हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और उदाहरण के लिए क्या लिया? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और ये सभी। अब देखो बच गई। देखो अगर अपन प्राकृत संख्याओं में बात करें तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो अब देखो बची कौन सी? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये संख्या बच गई इनके पीछे, और भी आगे तक चलेगी। लेकिन यहाँ तक देखिए आप, मैं कहूँ कि ये सारी संख्या क्या अभाज्य है? क्या नहीं है? क्यों? एक क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो एक तो यहाँ से हटा ही देंगे। अब बच गई ये सारी क्या होगी? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को क्या बना? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? एक और सम का ही भाग जाना चाहिए। पहली बात तो विभाज्य होना चाहिए, केवल 2 अलग अलग संख्याओं से विभाज्य होने चाहिए। या क्या लिख सकते हैं अपन? कम से कम। अब इसमें कम से कम नहीं आएगा, इसमें केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। ये भी तो लिख सकते हैं अपन। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, एक ही बात है। देखो एक और सम का ही भाग जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। केवल 2 अलग अलग संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है। केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, ये भी ठीक है। और उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 आदि। अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन परिपूर्ण संख्याएं। अब देखो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे और डिटेल से समझते हैं। तो नोट कर लिया, चले आगे। तो देखिए परिपूर्ण संख्याएं क्या पढ़ेंगे? परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है? लिख दिया है मैंने, परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है, पढ़ो इसको। वे संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर सम के अलावा शेष सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या की क्या होता है? बराबर होना चाहिए।
जैसे अब देखो समझते हैं एक बार देखो। और या क्या कह सकते हैं, या क्या हो सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं क्या, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे 6 है, क्या है 6। अब 6 के अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब किन किन संख्याओं से विभाज्य होता है, गुणनखंड होते हैं, जैसे 1, फिर 2 से भी विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य होता है, और शून्य से तो होती है, कोई भी संख्या शून्य से और 1 से तो विभाज्य होती है। आप चेक कर लो, पहली लाइन देखो, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर शून्य के अलावा से सभी गुणनखंडों का योग, शून्य के अलावा मतलब इसको छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, आप शून्य को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और शेष इन तीनों का योग कर लो, तीनों का योग कर लो, कितना गया 6, तो संख्या 6 है और 6 के बराबर है, इसका मतलब ये सही बात है। दूसरा क्या है, सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना होना चाहिए, सभी गुणनखंड में, अब ये भी आ जाएगा 6 भी, तो सभी गुणनखंड 1 + 2 + 3 प्लस में 6 और बराबर देखो 12, और संख्या का 2 गुना करेंगे तो 12, इसका मतलब तो देखिए, तो इन सभी इसके 6 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना गया, 12 गया। इसके अलावा और देखिए 28 है, जैसे 28 के भी करते हैं, 28 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का, 4 का, फिर 7 का, फिर किसका जाता है 14 का, और फिर 28 का। तो आप चेक कर लो, इनका योग कर लो, 2 और 1 3, 4 3 7 7 7 14 14 14 28, तो 28 और इन सब का करोगे तो 56। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते कौन कौन से, देखो एग्जाम्पल देखिए, 6 हो गया, 28 हो गया, 48 हो गया, और भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।